बल्लभ पंत एग्रीकल्चर और टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय श्री MS चौहान जी, इस यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और गणमान्य व्यक्तियों, देवियों, सज्जनों और इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, ये आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज आपके सम्मुख मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय हमारे राष्ट्र का एक गौरव का स्तंभ चिन्ह है। यह हमारे इस विश्वविद्यालय ने देश की जो सेवा की है और देश की उस समय में सेवा की है जिस समय हमें जब आज़ादी मिली थी, और आज़ादी से कुछ ही साल पहले हमारे देश में अकाल में तकरीबन 4 से 5 मिलियन 40 से 50 लाख लोग मृत्यु का शिकार हुए थे। और आज़ादी के बाद भी ये खाद्यान्न की कमी देश के लिए बड़ा संकट का विषय थी। और उसकी कमी केवल हमारी जनता के पोषण मात्र के लिए ही आवश्यक नहीं थी, उसका जो कीमत थी वो हमें राजनीतिक रूप से भी चुकानी पड़ी। और हमें PN 480 से अमेरिका से जब खाद्यान्न का वो करना पड़ा, उसका काफ़ी कुछ प्रभाव हमारी विदेश नीतियों पर भी पड़ा। एक ऐसे समय में इस यूनिवर्सिटी का 1960 में आना, पहली यूनिवर्सिटी भारत की, मैं इस यूनिवर्सिटी के यहाँ आने का मुझे सौभाग्य मिला। आपने मुझे गौरवान्वित किया, आपने मुझे किया। मैं बहुत हम्बली आप सब लोगों से अपना आभार प्रकट करता हूँ और आपका धन्यवाद देता हूँ। जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय भारत के 70 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि में से 22 मिलियन हेक्टेयर भूमि पाकिस्तान में चली गई। ये भारत का वो भाग था जिसे हम ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहते हैं, जहाँ सबसे अधिक मात्रा में अनाज पैदा होता था। और कई लोगों का यह अनुमान था कि इसके बाद ईस्ट के अंदर से चावल की खेती और वेस्ट के अंदर में जो गेहूँ की खेती, इसके जाने से भारत की एक 35 करोड़ की जनसंख्या के लिए शायद इस देश में अन्न पर्याप्त नहीं होगा। ये गौरव का विषय है कि आज आज़ादी के 75 साल के बाद हमारी जनसंख्या 35 करोड़ से 140 करोड़ से अधिक हो गई। उस वक़्त हमारा जो खाद्यान्न का प्रोडक्शन था वो 50 मिलियन टन से बढ़कर आज 315 मिलियन टन हो गया। और देश के पास अपनी सारी जनसंख्या को खिलाने के लिए ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हम इस योग्य भी हैं कि हम इसका एक्सपोर्ट भी कर सकें, इसका निर्यात भी कर सकें। और अभी जब यूक्रेन की लड़ाई के बाद संसार के कई भागों में खाद्यान्नों की कमी हुई, तो हमारे ऊपर एक बहुत अधिक आग्रह भी था, कुछ दबाव भी था कि हम लोग मदद करें। और हम लोगों ने जहाँ जिन जिन देशों में जहाँ यूक्रेन का और रशिया का एक्सपोर्ट होता था फूड ग्रेन्स, उनको हमने एक्सपोर्ट किया। ये कितने बड़े देश की सेवा थी। शायद उस देश की सेवा में कितना बड़ा भाग आपके वैज्ञानिकों का, इस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का। आज जो यहाँ पर पुराने यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, पिछले 1960 से लेके अभी तक जो लोग यहाँ से पास आउट होके गए हैं, उन्होंने गांव के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जाके जो काम किया, जो प्रसार का काम किया, जो लोगों में एक उसका किया, वो सब देश के लिए एक बहुत ही बड़ा उसका विषय है।
दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जिस वक्त भारत आजाद हुआ था, उस वक्त भारत और चीन के अंदर में खाद्यान्न लगभग बराबर था। लगभग 50 लाख टन हम बनाते, हमारे यहाँ उसका प्रोडक्शन था, उनके यहाँ से थोड़ा कम था। हम उनका उनका क्षेत्रफल देश का 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 3 गुना है हमारे यहाँ से। हमारा 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, परंतु उनकी केवल 15% भूमि ऐसी है जिसके ऊपर खेती की जा सकती है। 48% जमीन ऐसे माउंटेन्स में है जहां खेती नहीं हो सकती है, 28% ऐसा रेगिस्तान है जहां पर कुछ पैदा नहीं किया जा सकता। वो कृषि के योग्य है ही नहीं, केवल 15% है। हमारी भौगोलिक अवस्था, हमारी लैंड, हमारे लोगों की कार्यक्षमता और 11,000 साल का पुराना हमारा अनुभव, ये सब हमारे लिए एक वो है। लेकिन आज भारत के अंदर में 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर खेती होती है। चीन में इससे कम स्थान पर वो खेती होती है, 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 22% कम। लेकिन चीन का उत्पादन 682 मीट्रिक टन है, जबकि हमारा उत्पादन 315 मिलियन टन है। चीन में उत्पन्न होने वाले खाद्यान्न की कीमत 1,367 बिलियन डॉलर है, हमारे यहाँ के केवल 407 बिलियन डॉलर है। ये बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं जो आज यहाँ से स्नातक बनकर जा रहे हैं। आपके लिए चैलेंज बॉर्डर पर खड़े सिपाही के चैलेंज से कम नहीं है। आज अगर चाइना 15% उसके जमीन में हमारे से कम जमीन होते हुए जिस पर वो खेती करता है, अगर हमसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी वो पैदा करता है, तो ये हर किसान के लिए, हर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए, हर शोधकर्ता के लिए और हर उन संस्थाओं के लिए जो इससे जुड़ी हुई हैं, ये उनके लिए एक चुनौती है। आप अगर इसका संकल्प करें कि हम 10 वर्ष के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी को लगभग कम से कम उतना बढ़ाने जितनी चाइना की आज है, तब भी हमारा प्रोडक्शन 800 मिलियन टन होगा और हमारे पास में एक्सपोर्ट करने के लिए 270 मिलियन टन होगा, जिससे हम कई देशों को भारत के ऊपर डिपेंडेंट कर सकते हैं। अगर हमारे कंट्री में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, तो आज जिन कंट्रीज के अंदर में हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं परंतु अन्न पैदा नहीं होता है, चाहे सारा मिडिल ईस्ट है, चाहे ये है, अगर हम उनके लिए एकमात्र अन्नदाता बनते हैं तो हम कंट्री के लिए एनर्जी सिक्योरिटी भी पैदा करते हैं। जब एनर्जी सिक्योरिटी पैदा होती है तो उससे हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस भी बढ़ती है। आप लोगों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अपने को समझना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी भारत की संप्रभुता, भारत की मजबूती, भारत की रक्षा और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आयाम है। और आप वो सैनिक हैं जो इस काम में लगे हैं, और मुझे ये उम्मीद भी है, आशा भी है, ये नई जनरेशन जो हमारे साइंटिस्ट की यहाँ से पढ़ के जा रही है और यहाँ से जो उसके बाद वो रिसर्च करेंगे और इसके बाद जो जनता में जाकर जो प्रसार का कार्य करेंगे, उससे वो अपने देश की और अपने मातृ भूमि की पूरी सेवा करने में सक्षम होंगे। मैं फिर कुलाधिपति जी, गवर्नर साहब का और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का और हमारे वाइस चांसलर साहब का और सभी फैकल्टी के मेंबर्स का, बोर्ड मेंबर्स का, जिन्होंने कि मुझे यहाँ पर आने के लिए निमंत्रित किया और मुझे एक उसका एक ऑनररी कॉज डिग्री को दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।